हम पढ़ रहे थे तारे एवं सौर परिवार। तो इस श्रेणी के अंदर आज हम पढ़ते हैं सौर परिवार। देखिए, सौर परिवार यानी सूर्य का परिवार। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। ठीक है, तो सूर्य और उसके चारों चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार। इस सौर परिवार के अंदर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि होती हैं, सभी मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। देखिए, पृथ्वी है वो सूर्य का एक सदस्य है, या यूँ कहे सौर परिवार का एक सदस्य है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस प्रकार पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और सौर परिवार का एक सदस्य है, उसी भांति सूर्य के साथ अन्य और सदस्य या ग्रह हैं। तो कुल मिलाकर सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों को यदि हम सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखें तो पहला ग्रह है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके पश्चात मंगल और तत्पश्चात बृहस्पति, बाद में शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इस प्रकार ये जो ग्रह दिखाए गए हैं वो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार है। तो सबसे नज़दीक बुध हो गया और सबसे दूर नेपच्यून हो गया। ठीक है, यदि हम 2006 से पहले की बात करें तो देखिए 2006 तक इन ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और 9वां ग्रह था यम या प्लूटो। ठीक है, लेकिन यम या प्लूटो ग्रह है उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ की जो 2006 में बैठक हुई थी, उस बैठक में यम है उसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था जो ग्रह होने के लिए पूरी होनी चाहिए। इसलिए यम या प्लूटो को ग्रह का दर्जा 2006 में समाप्त कर दिया। इसलिए वर्तमान में सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, नेक्स्ट हम जैसे बात करें सूरज की। ठीक है, देखिए सूरज है वो इस सौर परिवार का मुखिया है। ठीक है, और इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में प्रकाश या ऊर्जा है। और अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके ही चमकते हैं। पृथ्वी की जो ऊर्जा है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत या यूँ कहें जीवधारियों के जीवित रहने का स्रोत ही कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ग्रहों की ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है तो वो सूरज है। और सूरज पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो ये है सौर परिवार का मुखिया या सौर परिवार का केंद्र सूरज। इसके पश्चात ये सारे क्या हैं? ग्रह। ग्रह क्या है? ठीक है, ग्रह क्या है? देखो ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो ये सारे पिंड किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूरज के। इसलिए क्या है? ये ग्रह है। ठीक है, देखिए तारा और ग्रह इनकी हम बात करें तो तारे और ग्रह में अंतर ये होता है कि तारे टिमटिमाते रहते हैं, उनका खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता, ना ये टिमटिमाते हैं, बल्कि ये तो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके उसी भाग का परावर्तन करते हैं। इस प्रकार ये तारों से बिल्कुल अलग है। और ये जो ग्रह है, ठीक है, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है और ग्रह
जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है उस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। उस कक्षा में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है। तो जितने समय में वो सूर्य के चक्कर पूरा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे उसका परिक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है, उस पथ को हम कक्षा कहते हैं, और उस कक्षा में रहते हुए वो क्या करेगा? सूर्य की परिक्रमा पूरी करेगा। उस परिक्रमा को करने में लगा समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। जैसे जैसे ग्रह की दूरी सूरज से बढ़ती है, वैसे वैसे इन ग्रहों का परिक्रमण काल है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जो ग्रह जितना दूर होगा वो ग्रह उतनी ही ज़्यादा परिक्रमा करने में समय लेगा। तो ये 8 ग्रह हैं। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्काएँ भी हैं, ठीक है, धूमकेतु भी। ये जो चक्कर लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे से देखो टकराते नहीं हैं। क्यों? कि जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर घूमता है, और जो ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है उसे हम कहते हैं घूर्णन काल। क्या कहते हैं? घूर्णन काल। यानी प्रत्येक ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है और इसी प्रकार घूमते हुए वो क्या करता है? सूर्य के चक्कर लगाता है। तो ग्रह जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे उसका घूर्णन काल कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। यानी जो टाइम वो अपने अक्ष पर घूमने में लेगा वो क्या है? घूर्णन काल है। और ये काल अलग अलग कक्षा में ये चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के पथ में नहीं आते और ये एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रह के साथ साथ उपग्रह की हम जानकारी लें तो अगर हम देखिए पृथ्वी है, वो सूरज है, उसके चक्कर लगा रही है, तो हम इसको यदि उसका उपग्रह कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सामान्यतः हमने विज्ञान में क्या किया है? हमने सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या नाम दिया है? ग्रह नाम दिया है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी सूर्य का ग्रह है। लेकिन जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? उनको हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा। ठीक है, यानी चंद्रमा है वो किसके चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा है वो चक्कर लगा रहा है किसके? पृथ्वी के। इसलिए पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हो सकते हैं जो उसके चक्कर लगा रहे हैं। चूँकि ये प्राकृतिक है, ठीक है, इसलिए ये प्राकृतिक उपग्रह है, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही निर्मित है। जिस प्रकार प्राकृतिक उपग्रह हैं उसी प्रकार बहुत से मानव निर्मित पिंड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ठीक है, तो ये जो मानव निर्मित उपग्रह है जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कृत्रिम उपग्रह। ये कृत्रिम उपग्रह भी अनेक संख्या में हैं और चक्कर लगा रहे हैं। प्राचीन भारत में खगोलिकी की अगर बात करें तो एक प्रमुख नाम हमारे सामने आता है और वो नाम है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट भारत के प्राचीन महान खगोलज्ञ हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना खगोली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो ग्रंथ है आर्यभट्टीय। कौन सा है? आर्यभट्टीय। माना जाता है कि ये जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था वो लगभग 23 साल की आयु में ही लिख दिया था और उन्होंने उसमें ये बताया था कि पृथ्वी है वो गोल है और अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो वो क्या करती है? वो लगभग
23 घंटे, ठीक है, 23 घंटे 59 मिनट और 4.1 सेकंड का समय लेती है। यह लगभग एक दिन का यानी लगभग 24 घंटे का उन्होंने घूर्णन काल बताया था। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है तो वो लगभग इतना समय लेती है। ये बात किसने बताई? आर्यभट्ट ने। और ये आज उनके बताए गए वर्तमान मान के या आज के जो मान है उसके मान के बिल्कुल बराबर है, जो लगभग 24 घंटे। तो आर्यभट्ट ने ये बातें बताई थी। साथ ही साथ आर्यभट्ट के समय तक ऐसा माना जाता था कि जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं वो राहु और केतु के ग्रास करने के कारण, ग्रसने के कारण होते हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के पीछे किसी राहु और केतु का हाथ नहीं है, बल्कि जब पृथ्वी है, जब पृथ्वी पर किसकी छाया पड़ जाती है? चंद्रमा की छाया पड़ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर आ जाती है तो वो सूर्य ग्रहण आती है। इस प्रकार उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में ये जानकारी दी थी कि वो राहु और केतु के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे की छाया पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी के जिस व्यास की कल्पना की थी वो लगभग आज के बराबर है। तो उन्होंने खगोलीय ज्ञान है वो बहुत बड़ी मात्रा में बताया। इस प्रकार भारत में हम देखें तो हमारा जो प्राचीन खगोलीय ज्ञान है वो खगोलीय ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आर्यभट्ट के अनुसार देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का जो मान उन्होंने माना था, आर्यभट्ट ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का जो अनुमान लगाया था वो आज के अनुमान के लगभग बराबर है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से हमारा खगोलीय प्राचीन ज्ञान कमज़ोर नहीं था।